ओके, तो ये कल डिस्कस किए थे फोर्स एनालाइजिंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग। तो ये सब कंडीशन निकाल चुके थे। फोर्स कहाँ कहाँ पे मेरा लगता है, फोर्स ऑन बियरिंग कहाँ पे लगता है। ओके, ये हो गया मेरा जो टेंजेंशियल फोर्स हुआ। ओके, ये एक थ्रस्ट हुआ जो इसके ऊपर, ये फोर्स तो रोटेटिंग करने का काम करेगा क्योंकि फोर्स इनटू आर इज ट्राई टू रोटेट and this force is try to just thrust on this part bearings. So this is the crankshaft and some here the bearing. तो इस पूरे मैकेनिज्म देखोगे कि दो तरह का मास है। ओके, एक मास तो हो गया जो रेसिप्रोकेटिंग मास जो कि रेसिप्रोकेट करेगा। दूसरा मास ये होगा जो कि मेरा रिवॉल्विंग करेगा। तो इसमें दो तरह का मास होगा, एक रिवॉल्विंग मास और एक मेरा रेसिप्रोकेटिंग मास। इनिशियली जो फोर्स लगता है इसके ऊपर है वो मेरा इनर्शिया फोर्स लगता है एफ। ओके, इस इनर्शिया फोर्स के चलते इस सभी मैकेनिज्म में, चाहे रेसिप्रोकेटिंग हो, चाहे वो रोटेटिंग हो, कनेक्टिंग रड हुआ, इस सभी में एक अलग अलग तरह का फोर्स पैदा होता है। जैसे हम दिखाया हमारे कनेक्टिंग रड में कितना फोर्स पैदा हुआ, फोर्स ऑन स्लाइड ऑफ सिलेंडर पर कितना फोर्स हुआ। तो इस तरह का बहुत सारा फोर्स पैदा हो जाता है। ओके, किसके चलते? सिर्फ एक सिंगल फोर्स एफ के चलते। अब इसका थोड़ा सा फिर बॉडी डायग्राम बनाएंगे और ये सिंगल फोर्स, ये जो मेरा इनर्शिया फोर्स हुआ, ओके, इस इनर्शिया फोर्स के चलते क्या क्या पैदा हो सकता है मेरा है ऐसे इनर्शिया फोर्स ये भी है और इसके चलते जो पैदा वो सब भी मेरा इनर्शिया ही फोर्स हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं कि इसको अब जो हम टर्म इस्तेमाल करेंगे इसको बोलेंगे प्राइमरी फोर्स। अच्छा, जैसे इस फिगर में बताया गया है कि ये एक तरह का स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हुआ। ओके, तो लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4 इज अ स्लाइडर। ओके, यहाँ पे इसका एंगल, इनिशियल एंगल थीटा दिया हुआ है। ये इसका एंगल वेलोसिटी इस एंगल से रोटेट कर रहा है। इसमें कुछ कुछ फोर्स को बताया गया, रिप्रेजेंट किया गया कि जब ये फोर्स डब्ल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, अब यहाँ पे एक वर्ड आ गई है, जबकि रियल में जो फोर्स लगता है वो लगता है एम आर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन। तो मान लो कि फिलहाल को छोड़ दो, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई मास है। ओके, यह मास है रेसिप्रोकेटिंग बॉडी का, ये मास हुआ। जैसे ये मास है, इसका कोई मास हुआ, रेसिप्रोकेटिंग मास का एम। तो इसमें जो एक्सेलरेशन फोर्स लगे वो मास आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, जो हम बॉडी फ्लाईव्हील में चीज़ में डिस्कस किए थे। ओके, इस चीज़ को देखने पर ऑब्जर्व करने वाला चीज़ है कि यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर ये असल में कहाँ से आता है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से प्रूव किए थे कि ये मैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस है। ओके, तो ये मेरा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह है। मतलब जो मेरा जो स्लाइडर है वो इधर इधर की तरफ मूव करेगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जो एक्सेशंस पैदा हुआ, इट इज़ नॉन लीनियर, इट इज़ अ हार्मोनिक मोशंस। तो मास तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर थीटा, और फिर इसको इससे टर्म करेंगे, भाई दो टर्म हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे ये चीज़। तो मतलब ये देखोगे यहाँ भी ये भी एस एच ए मोशन, ये भी एस एच ए मोशन, ये भी फोर्स से मल्टीप्लाई किया एक्सेशन से, तो ये भी फोर्स, ये भी फोर्स। मतलब इसमें दो तरह का फोर्स लग रहा है। एक का नाम दे दिया गया प्राइमरी फोर्स, दूसरा का नाम दिया गया सेकेंडरी फोर्स। ओके, अब प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स में डिफरेंस क्या है कि इसमें मास रेडियस, मतलब जो इस पर लगा, एंगुलर वेलोसिटी और कॉस थीटा, यहाँ पे cos 2 थीटा बाई एन है। एन का मतलब एल बाई आर, एल का मतलब लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रड, आर मतलब क्रैंक शेफ्ट का रेडियस या क्रैंक का रेडियस। और ये सबसे जब 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 इस इक्वेशंस को लाए थे तो ये माने थे कि जब एस एच ए मोशन तभी होगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म की बात हो रहा है, तो एल इज़ मोर ग्रेटर देन रेडियस आर, तब जाके ये मोशन हार्मोनिक होगा। अगर मेरा आर बहुत बड़ा हो जाएगा, सपोज दैट अगर ये इक्वेशन ऐसा हो जाए, तो हो सकता है ये एस एच ए मोशंस पैदा नहीं करेगा।
तो ये पहले हम मतलब कि दिखा दिए थे फ्लाईबल के डेरिवेशंस में कि इसका एक हमारा एक फिक्स पैरामीटर होना चाहिए कंडीशन। तो दिस वैल्यू इज़ वेरी वेरी लार्ज। ओके, तो मतलब ये वैल्यू मेरा बहुत बड़ा लार्ज वैल्यू है, तो ये बहुत बड़ा हो गया, इसका मतलब कि ये टर्म क्या हो गया, छोटा हो जाएगा। प्लस इस सेकेंडरी एक्सेशन फोर्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं फॉर कब, मोर एन वैल्यू एंड लो स्पीड इंजन। लो स्पीड इंजन मतलब जहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी छोटा हो जाए, जब ये छोटा हो जाएगा तो ये भी छोटा हो गया, तो ये छोटा और ये बड़ा, छोटा का स्क्वायर मतलब और छोटा और ये मेरा बड़ा है, ये दीपक का टर्म क्या होगा, मैं एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए जो सेकेंडरी फोर्स है ये ऑलरेडी लगभग एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि इसमें एन का टर्म का फैक्टर होता है, ये एक्सेशन एन पर डिपेंड करता है और एन ऑटोमेटिक हमारा एक बड़ा होता है, तो ये जो फैक्टर होता है ये मेरा कम हो जाता है। इसलिए बिकॉज यू नो दैट द एन इज अ मच ग्रेटर देन यूनिटीज and then secondary force is a small compared with the primary, तो this value is very small compared to this value, तो इसलिए इस वैल्यू को हम लोग इसके तुलना में हम लोग हटा देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो फोर्स दिखाया गया, यहाँ पे दिखाया गया है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये असल में मेरा प्राइमरी फोर्स है। सेकेंडरी कहाँ गया, सेकेंडरी बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि सेकेंडरी में मेरा जो फैक्टर था वो इसको बैलेंस कर दिया, तो सेकेंडरी बैलेंस हो जाता है। नाउ बैलेंस का मतलब ये हो गया कि ये इसके तुलना में इसका वैल्यू इतना कम होता है कि इस पर इम्पैक्ट नहीं डालता। अब नाउ ये प्राइमरी फोर्स के चलते, इस प्राइमरी फोर्स के चलते इस तरह का जो फोर्स दिखाया जाए इसमें को बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। तो इस प्राइमरी फोर्स के चलते इसमें बहुत कंपोनेंट में इनर्शिया फोर्स पैदा होगा। कैसे कैसे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक लिंक नाम दिया गया, 1 लिंक, 2 लिंक, 3 एंड 4 लिंक का नाम दिया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है 2 3 फोर्स, मतलब ये लिंक 2 पर 3 के चलते फोर्स, ये लिंक 2 पर 3 के चलते फोर्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ इसको बैलेंस करेगा इससे, फोर्स 3 2 मतलब 3 लिंक पे 2 के चलते। ओके, ये फोर्स का डायग्राम बना रहे हैं अलग अलग। फिर यहाँ पे देखो ये जो मैं 4 है इसको जो भी धक्का मारेगा इधर F3, मतलब ये जो FC हुआ, ओके FC ये रिप्रेजेंट करा 3 4, मतलब लिंक 3 में 4 के चलते, ये लिंक 4 है 4 के चलते, तो इसको बैलेंस क्या करेगा, इस लिंक के चलते 4 पे क्या होगा, तो फोर्स F3 मतलब लिंक 4 में 3 के चलते। ओके, तो ये हमारा बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम बनाई क्या है, ये डायग्राम तुमको ये जो है ना ये चीज़, ये डायग्राम हुआ, ठीक ना, मतलब थ्रस्ट ऑन बियरिंग। तो यहाँ पे दिखाया गया 1 से 2। ओके, ये मान लेते हैं कि 1 लिंक 1 पे 2 के चलते, ओके 1 के चलते 2 पे फोर्स लगा इधर, तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ये इधर लगेगा, मतलब F21 मतलब 2 के चलते 1 पे फोर्स। 1 क्या है, 1 मेरा फिक्स हुआ, एक फ्रेम बोल सकते हो, फ्रेम जो मेरा फिक्स पार्ट हुआ उसके अंदर में इंजन रोटेट कर रहा है, तो ये F12 के चलते मेरा फोर्स लगा F21 मतलब 2 लिंक 2 के चलते 1 पर मेरा फोर्स लगा, मतलब दिस न्यूटन थर्ड लॉ। इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, और ये डायरेक्शन चेंज करेगा क्योंकि थीटा पर है, ये जैसा जैसा रोटेट करेगा वैसा वैसा इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे फिगर देखोगे, यहाँ पे फिगर हम इसको इस हिसाब से बनाए हैं, यहाँ पे फिगर हम इस हिसाब से बनाए हैं, तो ये फिगर मेरा चेंज होगा क्योंकि हर एंगल पे रोटेट करेगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो भी मेरा चेंज होते चल जाएगा। तो नाउ तो अगर हम लोग फ्रेम पे एक फोकस करेंगे, फ्रेम पे कि यहाँ पे कैसे पता चले, मैं फ्रेम, एक मेरा फ्रेम हो गया जिसमें हम ये जो फ्रेम कहाँ कहाँ टच है, तो ये फ्रेम में टच है एक स्लाइडर के साथ, ये फ्रेम टच है एक टर्निंग पेयर यहाँ के साथ। यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, ये फोर्स दिखा है F41 जो कि मेरा ये था फोर्स ऑन द साइड्स ऑफ द सिलेंडर। ओके, Fn नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स जिसके ऊपर मैं लगा था। तो इसका 2 कंपोनेंट के साथ हम लोग निकाले थे नॉर्मल फोर्स। तो ये हो गया फोर्स 4 1 1 के चलते लिंक
1 पे, तो लिंक 1 क्या, लिंक 1 मेरा फिक्स हुआ, तो इसके चलते भी मेरा फोर्स लगा। और ये जो F21 है जो मेरा लिंक 2 के चलते 1 में लगा, ये F2 का डायरेक्शन ये हो गया। इसका दो कंपोनेंट लेंगे, एक लेंगे F21H, H का मतलब हॉरिजेंटल, ये F21B मतलब वर्टिकल, तो इसका दो कंपोनेंट हम ले लिए। ओके, अब जब इसको फोकस यहाँ पे देखेंगे कि आखिर क्या बैलेंस है, तो हम लोग यूजिंग स्टैटिकली फोर्स बैलेंस करेंगे हम लोग हैं। तो इस इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे, देखोगे इसका फीडबैक डायग्राम बनेंगे। इस कंपोनेंट के लिए 3 फोर्स, इस कंपोनेंट के लिए 2 फोर्स, इसी का तो 2 कंपोनेंट यहाँ पे निकल के, तो क्या बैलेंस कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। तो बैलेंस करेंगे, एफ एक्स इजकल टू 0 होना चाहिए एंड एफ वाई इजकल टू 0 होना चाहिए। नाउ चेक इट। तो अगर एफ एक्स का देखते हैं तो यहाँ क्या है, F21 एक इधर लग रहा है, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। याद रखो कि ये फोर्स काउंट नहीं करिए, ये इस फोर्स के चलते इसमें बहुत सारा फोर्स पैदा हुआ, उसी को बैलेंस करना हमको है। ये तो मेरा फोर्स लगेगा ही, इसको तो लगाना है, तभी तो मेरा इंजन काम करेगा। ये जब फोर्स नहीं लगेगा तो इंजन काम ही नहीं करेगा। तो इसके चलते कौन कौन सा मेरे से फोर्स हुआ, अब उसको बैलेंस करना हमको है। तो ये तो हुआ अनबैलेंस फोर्सेस, ये सब में अनबैलेंस हुआ। कौन कौन सा बैलेंस है, ठीक है, जो अनबैलेंस उसको बैलेंस कर देना है। तो इसको देखो, यहाँ F2H हॉरिजेंटल, क्योंकि ये इधर की तरफ काम कर रहा है। ओके, तो हम पॉजिटिव ले लिए। इसके अलावा कोई और फोर्स काम कर रहा मेरा है, इधर कोई फोर्स नहीं कर रहा है, तो ये मेरा फोर्स से समेशन एक ही फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, दूसरा कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। दूसरा प्लस इसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हम लोग मान लेते हैं कोई फोर्स एफ एक्स ओके इक्वल टू 0। तो एफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव F21H होना चाहिए था बैलेंस होने के लिए, जबकि मेरा एफ एक्स है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स है। दूसरा देखेंगे कि इसमें ये फोर्स जो एफ वाई के चलते हम देखेंगे एफ वाई इक्वल टू 0। तो देखो F21 एक ये इधर काम किया ना, इधर काम किया नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ का हम नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव F21 भी एक काम किया पॉजिटिव की तरफ, तो F41 इक्वल टू 0, बहुत ज़्यादा बैलेंस मीन्स F21 भी इक्वल टू F41, मतलब ये दोनों बराबर है, सेम मैग्नीट्यूड है, उल्टा डायरेक्शंस पे है, तो ये दोनों स्टैटिकली बैलेंस कर दिया। लेकिन इसमें ये जो कंपोनेंट बचा ये अनबैलेंस है, तो इसको बैलेंस करना होगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग हैं, जो फोर्स हुआ, जो अनबैलेंस फोर्स जो क्रिएट हुआ F2H, इसको बोलते हैं शेकिंग फोर्स, जो कि हिलाता है इंजन को। लेकिन किसके चलते? इंजन के पैरेलल, मतलब जैसे मान लो पिस्टन ऐसे मूव कर रहा है, तो इसको वाइब्रेट जो करेगा ये, यही फोर्स वाइब्रेट भी करेगा इसको। तो ये जो वाइब्रेशन पैदा करेगा ये कहलाएगा लीनियर वाइब्रेशंस। ओके, क्या करेगा? लीनियर, क्योंकि लीनियर की तरफ हमारा वाइब्रेट कर रहा है, तो ये ये जो क्रिएट करेगा इंजन में लीनियर वाइब्रेशन। सेकेंड थिंग्स जो होगा कि ये देखो कि F2H और F1 ये तो मेरा बैलेंस है स्टैटिकली फोर्स, लेकिन ये दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस का कुछ लिंक है। तो अगर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरा अगर x हो गया, तो देखोगे तो अकॉर्डिंग टू कपल क्या कहता है मोमेंट, तो F2 भी इंटू एक्स, दोनों का दोनों मैग्नीट्यूड सेम हो गया है, तो एक क्या इसको घुमाएगा, इसको तो इसको घुमाने की कोशिश करेगा इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे एक नीचे ऊपर, तो ये जो इंजन है ऐसा होना चाहिए था, तो इसके चलते क्या हुआ, इंजन को घुमाएगा इसे, जबकि इंजन ऐसा होना चाहिए था। तो जो कपल लगेगा मेरा, कपल मतलब ये मोमेंट, कपल मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उल्टा डायरेक्शन पे है, इंटू डिस्टेंस x है, तो कपल क्या होगा, कपल होगा मेरा F21 भी इंटू एक्स, या नहीं तो F41 इंटू एक्स। ये जो कपल पैदा करेगा, जो इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, तो तब इनमें इंजन तो घूम जाएगा, तो इसके लिए हम चाहिए उल्टा, तो एक हमको एक उल्टा चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये भी डायनेमिकली, ये स्टैटिकली बैलेंस है, लेकिन ये क्या है, डायनेमिकली ये अनबैलेंस है, क्योंकि इधर तरफ घूम रहा है। तो बैलेंस होने के लिए एक इधर भी फोर्स होना चाहिए था मुझे, ताकि इसको बैलेंस कर सके। तो इसका मतलब है कि ये तो मेरा स्टैटिकली बैलेंस है, लेकिन ये डायनेमिकली ये बैलेंस नहीं है, जिसके चलते क्या होगा, ये एक कपल पैदा करेगा, जिसका नाम दे दिया गया है शेकिंग कपल। ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। और इसके चलते जो इसमें इंजन में जो पैदा होगा उसका नाम होगा ऑक्सीलेशन वाइब्रेशन, क्योंकि ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है।
ओके, तो समझ में आ गया ना कि कहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, कहाँ पे लिया, तो ये हो गया अनबैलेंस कंडीशन। ओके, बस आज कल तक यहीं तक, फिर कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे।